अस्सलाम वालेकुम। 27 सितंबर 2022 को तलागंग के यूनियन कौंसिल बुढ़ियाल के गांव फथड़ से एक औरत के लापता होने की इतला मिलती है। इस वक्त मैं सैयद नजमुल साकिब हमदानी साहब और उस खातून के दो भाई जिनका ताल्लुक फथड़ से है, हम मुल्तान के लिए रवाना होने जा रहे हैं। जब इन खातून का थोड़ा सा रिकवरी स्टार्ट हुई, इनकी सेहतयाबी शुरू हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि वो इस काबिल हैं कि वो सिर्फ ये बता रही हैं कि मैं तलागंग से ताल्लुक़ रखती हूँ। 1 साल गुजर चुका था और वो ईदी सेंटर में उन्होंने 7 से 8 माह गुजारे, फिर 3 से 4 माह वो ओल्ड एज होम में हैं। इस दरमियान में फैमिली को बिल्कुल कुछ मालूम नहीं था। पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई गई, पुलिस ने अपने तई काफ़ी कोशिश की लेकिन उनका सुराग ना मिल सका। और मैं सफ़र में शादी के साथ हूँ। ये एज अ प्रेसिडेंट रीच NGO जिसकी काविश से एक खातून अपनी फैमिली से मिलने जा रही है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान में और मुल्तान के ओल्ड एज होम आफियत सेंटर में। नंदलाल साहब से पूछते हैं कि बशीरा बीबी किस तरीके से आपके पास रेफर हुई। अच्छा सर, बशीरा बेगम मेरे पास तकरीबन 1 मंथ पहले जो है ना ईदी होम से रेफ़र हुई हैं और इनसे इनका एड्रेस जानने की कोशिश की। जब हमने इनसे एड्रेस जानने की कोशिश की तो ये कुछ अजीब बातें करती थी, लाइक पीर शहजाद साहब हैं जी, और अपना गांव का नाम ना बता पा रही थी पहले तो, फिर अपने ज़िले का नाम बताया, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तहसील का नाम बताया, फिर अपने बच्चों का नाम बताया, बच्चों के स्कूल का नाम आहिस्ता आहिस्ता बताया। और हमदानी साहब की एफर्ट से हमारे लिए ये मुमकिन हुआ कि हम उनकी फैमिली तक पहुँचे और ये हमदानी साहब आज उनके भाइयों को लेकर उनको यहाँ से लेने के लिए आए हुए हैं। आप ज़रिए बने, सैयद नजमुल साकिब हमदानी साहब ज़रिए बने, आपका पहले से राब्ता था मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ में और एक कार खैर जो है वो आज सर अंजाम पाई। हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन इनका नाम, इनके हस्बैंड का नाम और बच्चों के नाम थे, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फाइनली पाथड़ जो गाँव है यूनियन कौंसिल बुढ़ियाल का, वहाँ से हमें जाके ये ट्रेस हुई। फिर इनके जो भाई हैं, इनकी फैमिली है जो मेका है, वहाँ पे हमने अप्रोच किया और वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन सारी मिली। और आज के इस केस में जो ज़िम्मेदारी भी कबूल की है वो उनके भाई हैं खिज़र हयात, उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी ऑन की है और वो हमारे साथ आज यहाँ आए हुए हैं। उनके एक और दूसरे भाई भी हैं और आज हम उनको यहाँ से लेके जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ज़िला मुल्तान नईम अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, आपके मुल्तान में हम लोग मौजूद हैं। इसी तरह आपने आज देखा कि रीच ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आफियत में आई है और यहाँ पे बुजुर्ग खातून को अपने प्यारों से उन्होंने मिला दिया। ये एक बहुत बड़ी नेकी भी है और बहुत बड़ा एक वेलफेयर का काम है। जी नाज़रीन, तलागंग की बेटी इस वक्त तलागंग में आपकी नज़रों के सामने मौजूद हैं। मुझे आप ये बताएं कि कैसा लग रहा है 1 साल के बाद आप अपने घर वापस आई हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा है, बहुत जितना आप अल्लाह का एहसान नहीं ला सकते भाई। बिल्कुल खुशियाँ मनाए अल्लाह, खुशियाँ तर्जमे में कुरान पाक पढ़ा हुआ है ना। बिल्कुल, हाँ, रबीउल अव्वल का महीना है तो मिलके खुशियाँ मनाएंगे। हाँ ना, मामले कर रहे हैं ना। आज उत्थे शोदी चढ़ाई सी सेंटर विच वे ना बंदियां शोदियां रोंदियां दोदियां पईयां। ईदी सेंटर में निजाम ठीक नहीं है। नहीं है, बहुत बेशक वन के उत्थे देख भी किने हो ना पड़ोसी ने भाईजान वाद जिस बंदा वंजे ते हालात तक के अल्लाह ना वन के तक वेखा उत्थे की हालत है। उत्थे नो शदा पानी भी नहीं देंदे पीवन वास्ते, वो बंद कर छोड़े दरवाजे बाहरों ताले कुंडियां ला के। देखो हर इंसान है फरेश उत्ते राती औरतां जड़ियां कुल औरतां नु थे मर्द कान निजाम ठीक है सर। अच्छा ये वे तक के भाई मैं आने पैना ना पूछ के बहुत ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆने पे हैं। सिटी हॉस्पिटल वाले तुसां इस्लामाबाद भेज देता, ये नहीं पूछा कित्थों आए हो, क्यों आए हो। उन्हें पूछा कोई नहीं ना जवाना ना उत्थे बात मैं छोड़ देता। 1 साल के बाद उन्होंने हमें हमशीरा से मुलाकात कराई और सर आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं।
जिन्होंने हमें हमारी हमशीरा से मिलाया, तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम उनसे मुलाकात हुई। ये सिटी अस्पताल में गई हैं तो उन्होंने तहकीक करनी थी कि आया ये औरत कहाँ से आई है, तो उन्होंने ये तहकीक नहीं की और उन्होंने उसको रेफ़र कर दिया इस्लामाबाद एडी सेंटर में, तो इसलिए उनको ये मालूमात ज़रूरी रहना चाहिए। ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि ये सेफ हैंड्स में रही हैं और आज 1 साल के बाद सही सलामत अपने घर वापस आ गई हैं। कोई भी शख्स तब तक खुदा की मोहब्बत का दावेदार हो ही नहीं सकता जब तक उसकी मखलूक से ना मोहब्बत करता हो, और मखलूक से मोहब्बत करना ऐन मखलूक की खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम। 27 सितंबर 2022 को तलागंग के यूनियन कौंसल बुढ़ियाल के गांव फथड़ से एक औरत के लापता होने की इतला मिलती है, और उसके बाद आज 11 महीने गुजरने के बाद सोशल वेलफेयर कौंसिल के प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद नजमुल साकिब हमदानी साहब। इनकी काविश से उस लापता औरत का पता मालूम हो गया कि वो इस वक्त कहाँ पे है। आपको डिटेल बताएंगे। वो इस वक्त ओल्ड एज होम मुल्तान में है। इस वक्त मैं सैयद नजमुल साकिब हमदानी साहब और उस खातून के 2 भाई जिनका ताल्लुक फथड़ से है, हम मुल्तान के लिए रवाना होने जा रहे हैं, और 11 महीने के बाद उस औरत को अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपनी वालदा और भाइयों से मिलवाने जा रहे हैं। डिटेल आपको साथ साथ बताते जाएंगे। मुख्तसरन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि तकरीबन 1 महीना पहले आपको पता चला कि ये औरत ईदी होम से होती हुई ओल्ड एज होम मुल्तान में मौजूद है। सोशल वेलफेयर कौंसिल डिस्ट्रिक्ट तलागंग के आप प्रेसिडेंट हैं, और सोशल वेलफेयर कौंसिल डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के प्रेसिडेंट इंचार्ज हैं ओल्ड एज होम मुल्तान के, उनसे आपका रब्ता होता है। ये जो पूरा टाइम गुजरा जिसमें पुलिस भी इस औरत को ढूंढती रही, उसके बाद समाजी तंजीमें आपकी निगरानी में ढूंढती रही, इनकी फैमिली ढूंढती रही, आपकी बड़ी काविश है इसमें, तो मुझे मुख्तसरन बताएं कि किस तरीके से आपको पता चला कि औरत ओल्ड एज होम में है और क्या प्रोसेस था इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओल्ड एज होम मुल्तान की जो सरबराह हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं मुल्तान के अंदर, उन्होंने हमें अप्रोच किया, और जब इन खातून का थोड़ा सा रिकवरी स्टार्ट हुई, इनकी सेहतयाबी शुरू हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि वो इस काबिल हैं कि वो सिर्फ ये बता रही हैं कि मैं तलागंग से ताल्लुक़ रखती हूँ और ये मेरा नाम है, मेरे शोहर का नाम है, मेरे बच्चों का नाम है। इसके अलावा उन्हें कोई चीज़ याद नहीं थी, क्योंकि 1 साल गुजर चुका था, और वो ईदी सेंटर में उन्होंने 7 से 8 माह गुजारे, फिर 3 से 4 माह वो ओल्ड एज होम में हैं। इस दरमियान में फैमिली को बिल्कुल कुछ मालूम नहीं था। पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई गई, पुलिस ने अपने तय काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनका सुराग ना मिल सका। तो हमें लीड मुल्तान से ही मिली, और उसके बाद हमने अपने पूरे इलाके के अंदर, पूरी तहसील में यूँ कहें कि अपने सोशल वर्कर्स को एक्टिवेट किया, और पूरा इलाका हमने छान मारा। जाकर हमें तब पता चला कि इनका ताल्लुक इस मौजे के साथ है, पाथड़ से है। और उसी सिलसिले में अभी हम जा रहे हैं। लीगल फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर के लिए ज़रूरत हैं, वो हम साथ लेके जा रहे हैं, और इंशाल्लाह सुबह हम पहुंचेंगे, और कल ही उनकी हैंडिंग ओवर हो जाएगी, और उसके बाद हम उनको लेकर तलागंग आएंगे ताकि वो अपने प्यारों को मिल सकें और उनके साथ। कार खैर है शाह जी, आपकी इस काविश को मैं सलाम पेश करता हूँ, और मैं सफ़र में शाह जी के साथ हूँ। ये एज अ प्रेसिडेंट रीच NGO जिसकी काविश से एक खातून अपनी फैमिली से मिलने जा रही है इंशाल्लाह, और एज अ प्रेस सेक्रेटरी रीच मैं शाह साहब के साथ जा रहा हूँ। उस खातून के दोनों भाई भी हमरा हैं। आपसे दुआ की गुजारिश है कि इस कार खैर में अल्लाह पाक हमारी मदद करें और इस खातून को अपने बिछड़े हुए ख़ानदान से हम मिला सकें। जज़ाकल्लाह।
जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान में और मुल्तान के ओल्ड एज होम आफियत सेंटर में। आफियत के इंचार्ज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के नंद लाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नंद लाल साहब से पूछते हैं कि बशीरा बीबी किस तरीके से आपके पास रेफर हुई और उन्होंने जो यहाँ पे टाइम गुजारा, कैसे गुजारा और कैसे आप उनके लवाकिन तक पहुँचे, क्या ज़रिया बना। नंद लाल साहब, सबसे पहले तो एज अ जर्नलिस्ट और एज अ रीच प्रेस सेक्रेटरी आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आपका ये ओल्ड एज होम विजिट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों का जिनके वो रसा उनसे दूर है, जिनका घर नहीं है, घर जैसी सहूलतें आप दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी काविशों को सलाम है। बशीरा बीबी का केस कैसे आपको रेफर हुआ? ईदी सेंटर रावलपिंडी बड़ा डिस्टेंस है मुल्तान से, जी, क्या सूरत हाल बनी थी? अच्छा सर, बशीरा बेगम मेरे पास तकरीबन 1 मंथ पहले जो है ना ईदी होम से रेफ़र हुई हैं। कमिश्नर साहब के हिदायत के मुताबिक जब उन्होंने हमें कहा कि आप बीइंग इंचार्ज ओल्ड एज होम जाएँ, विज़िट करें और जो 60+ जो वहाँ पर बुज़ुर्ग रह रहे हैं और वो ठीक हैं, उनको कोई जहनी मसाइल नहीं है, उनको आप लेके अपने ओल्ड एज होम में आएँ और उनको आपने देखना है, उनकी देखभाल आपने करनी है। उनकी हिदायत के मुताबिक जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मैं वहाँ से 13 से 14 लोगों को लेके आया, जिनमें 3 ख़वातीन थी और उन 3 ख़वातीन में एक बशीर बेगम भी थी, जिनके हवाले से आज आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। उसमें सर जो वहाँ पर सिचुएशंस बड़ी पैथेटिक थी, कोई हाइजीनिक इश्यूज़ थे, उनके फूड के भी इश्यूज़ थे। जब मैं उनको यहाँ पर लाया तो उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मिज़रेबल थी। हुआ ये कि फिर हमने यहाँ पर उनको अपने लोगों के साथ एडअप किया, शामिल किया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा जो उनकी हालत ख़राब थी, अबतर थी, क्या वजह? ईदी सेंटर के असल में सर जी इंतज़ामात जितना उनके पास वसाइल है वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि ईदी वो सेंटर है जहाँ हर किस्म का बंदा वो अंदर गेट के अंदर एंट्री लेते हैं। हमारे पास अगर कोई डिसेबल होगा, हमारे पास कोई कंटेजियस डिजीज़ वाला बंदा होगा, हम उसको एडमिट नहीं करेंगे, हमारे SOPs हैं। जबकि ईदी सेंटर वो इदारा है जहां हर किस्म के बंदे को वो एंट्री देते हैं, ले लेते हैं। तो ये मैं समझता हूं जो वो ये काम कर रहे हैं ये काबिल तहसीन है। सही सही सही। इसी वजह से वहाँ हर किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, उनके पास लिमिटेड वसाइल हैं और उस वसाइल में रहते हुए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो बड़ा अच्छे तरीके से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन बंदे ज़्यादा होने की वजह से उनके कुछ मसाइल हैं, उनके पास स्टाफ की शॉर्टेज भी है। तो नंद लाल साहब, बशीरा बीबी रेफर होती हैं ईदी सेंटर रावलपिंडी से मुल्तान। जी, आया रावलपिंडी में कोई ओल्ड एज होम नहीं है, इतना ज़्यादा फासला, करीब के इलाकों से ही ईदी सेंटर रावलपिंडी में वो बंदे शिफ्ट हुए होंगे, आप 12 से 14 बंदे यहाँ पे लेके आए हैं। ये कोई सिस्टम में खराबी है कि एक एरिया के बंदे इतने दूर के एरिया में आप अगर भेज देंगे तो उनको वर्षा तक पहुँचाने में भी टाइम लगेगा? असल में इशू ये है सर कि ये ईदी का इंटरनल मैकेनिज्म है। यानी ईदी में जब एक सेंटर पे बंदे ज़्यादा होते हैं तो फिर वहाँ से वो कुछ लोगों को शिफ्ट करते हैं नियरेस्ट जो उनका सेंटर है। जैसे मेरे इल्म के मुताबिक उनका एक सेंटर पिंडी में है, एक लाहौर में है और एक मुल्तान में है। तो उन्होंने नियरेस्ट प्लेस पे इनको शिफ्ट किया है बंदे ज़्यादा होने की वजह से। सही सही सही। बशीरा बीबी ने जितना टाइम आपके पास गुजारा, आप बता रहे हैं कि कंडीशन ठीक नहीं थी। अभी तो मैं उनसे मिल चुका हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा, वो अपने भाइयों को पहचान रही है, बड़े अच्छे उनकी बोल चाल है, उनका सलीका बड़ा अच्छा है। क्या वर्कआउट किया आपने 3 से 4 माह जो आपके पास रही हैं? असल में जब मेरे पास ये आई थी तो इनके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, क्योंकि ईदी में कुछ ख़वातीन जो मेंटली रिटार्डेड हैं वो भी करीब रह रही थी इनके, ये भी वहीं पर थी। तो काफ़ी अर्सा फैमिली से भी दूर रहने की वजह से इनके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे। तो उन इश्यूज़ को लेके वो यहाँ पर आई। हमने बाकायदा यहाँ पर उनके साथ सेशंस किए। हमारे पास जो ना साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं, इनकी मेडिसिन शुरू करवाई है कुछ हमने, निश्तर से हमारे पास कंसल्टेंट आते हैं। तो उसके साथ साथ जो है ना फिर मैंने भी खुद सेशन किए और इनसे इनका एड्रेस जानने की कोशिश की। जब हमने इनसे एड्रेस जानने की कोशिश की तो ये कुछ अजीब बातें करती थी, लाइक पीर शहजाद साहब हैं जी, और अपना गांव का नाम ना बता पा रही थी पहले तो, फिर अपने ज़िले का नाम बताया, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तहसील का नाम बताया, फिर अपने बच्चों का नाम बताया, बच्चों के स्कूल का नाम आहिस्ता आहिस्ता बताया। वो सारी चीज़ें मैंने कंसोलिडेट की, उस मैसेज बनाया और हमारे डायरेक्टर साहब हैं, रिटायर्ड हैं सोशल वेलफेयर से, कौसर अब्बास मेकन साहब, उनको मैंने वो फॉरवर्ड किया। कौसर साहब ने मेरा राब्ता अंजम साहब के भमदानी साहब हैं, राब्ता काउंसिल के जो सदर हैं तलागंग से, सिला चकवाल से, उनसे मेरा राब्ता करवाया और हमदानी साहब की एफर्ट से
हमारे लिए ये मुमकिन हुआ कि हम उनकी फैमिली तक पहुँचे और ये हमदानी साहब आज उनके भाइयों को लेकर उनको यहाँ से लेने के लिए आए हुए हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल इस हवाले से भी है कि आप जो इस किस्म के मुतासरीन हैं उनको घर भी दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको तरबियत भी दे रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने घर जाएं, अपने बच्चों के पास जाएं, अपने वालिदैन के पास, तो और ज़्यादा बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकती हैं। आप ज़रिया बने, सैयद नजम साकिब हमदानी साहब ज़रिया बने, आपका पहले से राब्ता था मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ में, और एक कार खैर जो है वो आज सर अंजाम पाई, इसलिए आपके यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त मैं टीवी लाउंज में बैठा हुआ हूँ आपके ओल्ड एज होम के, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये एयर कंडीशनड और सफाई और फूल और सोफ़ा सेट, ये सिर्फ आपके स्टाफ के लिए है, गेस्ट के लिए है, या जो ओल्ड एज होम के यहाँ पे मेंबर्स हैं जो मुतासरीन रह रहे हैं उनके लिए भी ये सहूलत है? इस पे मेरा जवाब ये है कि आप सिर्फ 4 बजे तक इंतज़ार करें। 4 बजे तक ऑफिस टाइमिंग है। 4 बजे के बाद जो बुजुर्ग यहाँ पर रिहायशी मकीन है वो यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, तो ये उनकी मतलब है कि उनके उसमें चला जाएगा मिल्कियत में। 4 बजे के बाद हमारे SOPs हैं जी 9 to 4 जो ना, चूँकि स्टाफ होता है यहाँ पर, तो ये हमारे इस्तेमाल में होता है। जैसे ही 4 बजते हैं तो वो लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं और टेलीविज़न देखना शुरू करते हैं। 9 o'clock रात तक उनका टाइम होता है। बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया नानलाल साहब। आपसे बाकायदा एक सेशन करेंगे, रीच NGO के तवस्सुस से करेंगे, सैयद नजम साकिब हमदानी साहब के तवस्सुस से करेंगे, और मज़ीद जो आप काम कर रहे हैं मुल्तान में बैठ के पूरा सूबा पंजाब और पाकिस्तान के हवाले से उस बारे में डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, आपने सुना ओल्ड एज होम आफियत सेंटर मुल्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और बशीरा बीबी जिनका ताल्लुक तलागंग की डिस्ट्रिक्ट तलागंग की यूनियन कौंसल बुढ़हाल के गांव फथर से है। तकरीबन 11 माह पहले वो लापता हो गई थी। ये एक अलग स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे वो डिस्टर्ब हुई मेंटली और कैसे अपना घर छोड़ने पे मजबूर हुई, किस तरीके से ईदी होम रावलपिंडी पहुंची और फिर कैसे रेफर हुई मुल्तान ओल्ड एज होम में। जहाँ का जो टाइम उनका गुजरा है बड़ी तफसील से नानलाल साहब बता रहे थे कि जब वो यहाँ पे आई तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि जैसे नॉर्मल इंसानों की होती है। उन पे वर्कआउट किया गया, उनको तवज्जो दी गई, उनके साथ सेक्शन हुई है बहुत सारे, और उसके बाद आज जब हम उनसे मिले हैं तो वो अपने भाइयों को भी पहचान रहे थे। उनका बात करने का स्टाइल ऐसा था कि जैसे नॉर्मल बंदे बात करते हैं, और उन्होंने खुशी का इजहार किया कि मैं अपने वालिदैन, अपने भाइयों, अपने बच्चों के दरमियान जा रही हूँ। मज़ीद आपको मुख्तलिफ हवालों से जो इस किस्म के केसेस हैं, मेरी कोशिश होगी, मेरे चैनल की कोशिश होगी, मेरी NGO रीच की कोशिश होगी सैयद नजम साकिब हमदानी साहब के ज़ेर सरपरस्ती कि हम बिछड़ों को आपस में मिलवाते रहें और ये कार खैर जो है ये हमारे हाथों सर अंजाम पाता रहे। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ज़िला मुल्तान नईम अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, आपके मुल्तान में हम लोग मौजूद हैं और आपका जो सोशल नेटवर्क है अपना ज़िला मुल्तान का, उस हवाले से जानना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा वर्क है यहाँ पे ओल्ड एज होम आफियत सेंटर मुल्तान का। इससे हट के भी सोशली मुझे बताएं कि जो आपके अंडर सोशल वर्कर्स या कोई तंजीमें काम कर रही हैं, किस नेज पे उनको हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिलती है, और अवामी रद्द-ए-अमल या आवाम की जो एक रिस्पांस है वो कैसा है यहाँ पे मुल्तान में? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में 103 NGOs काम कर रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में वो काम कर रही हैं। हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं, एजुकेशन में काम कर रही हैं और डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी भी मुल्क में अकेले सारी तरक्की के काम नहीं कर सकती। उसमें NGOs का रोल पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा होता है। इसी हवाले से वो हमारे साथ सपोर्ट भी करती हैं। इसी तरह आपने आज देखा कि रीच ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आफियत में आई है और यहाँ पे बुज़ुर्ग खातून को अपने प्यारों से उन्होंने मिला दिया। ये एक बहुत बड़ी नेकी भी है और बहुत बड़ा एक वेलफेयर का काम है। तो सोशल वेलफेयर में हमारे मुख्तलिफ अदारे काम करते हैं। एक मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सनतदार है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम, वहाँ पे बच्चियों को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको ऑर्डर वर्क भी मिलता है, उनकी जॉब का भी, उनकी अर्निंग का भी बंदोबस्त हो जाता है वहाँ पे। इसी तरह दारुल अमान में हमारी कुछ ख़वातीन जो जिनके कोई इश्यूज़ हैं, फैमिली वायलेंस होता है इस तरह का, वो वहाँ पे रहायश पजीर होती है, उनको हम तमाम सहूलियात देते हैं। इसी तरह हमारा एक अदारा है दारुल फलाह, वहाँ पे बेवा ख़वातीन अपने बच्चों के साथ बिल्कुल घर के माहौल में वो रहती हैं, उनको वहाँ विद फैमिली, बच्चों के साथ फैमिली
उनको हम सिर्फ शेल्टर देते हैं, वो बाहर जाके अपना काम भी कर सकती हैं, फिर वापस अपने जैसे घरों में वापस आते हैं वैसे वो वहाँ पे आकर रह सकती हैं। उनको कोई रिहाइश का, खाने का और मेडिसिन और उसकी बच्चों की तालीम के हवाले से रिलीजियस टीचर भी वहाँ पे मौजूद है। इस तरह बहुत सारे अदारे हमारे अस्पतालों में मेडिकल सोशल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। वो ज़कात डिपार्टमेंट से जो पैसे आते हैं वो फ्री ऑफ कास्ट उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है और बहुत अच्छा उनको अच्छी अच्छी दवाइयाँ जो भी हैं वहाँ से हम प्रोवाइड। अच्छा, मैं ये बड़ा यूनिक सा आइडिया मेरे कान में शायद पहली दफ़ा ये बात पड़ी है कि दारुल फलाह में जो खवातीन हैं, बेवा खवातीन अपने बच्चों के साथ वहाँ पे रहायश पजीर भी हो सकती हैं और वहीं से अपने काम पे जाके वापस अपने घर की तरह। बिल्कुल। तो ये अगर किसी औरत के पास अपना घर है जी, अगर वो ससुराल में रह रही है या मेका में रह रही है, इवन देन वो चाहती है कि मैं दारुल फलाह में रहूं, तो इसका क्या प्रोसीजर कानूनी कुछ आप करते हैं? उसमें ये है कि उसको ज़रा घर में कोई प्रॉब्लम होगा ना उसको, या घर वालों ने निकाल दिया उनको, बेशक उनका अपना घर है, तो वो वहाँ पे दाखिला उनका हम कर देते हैं। तो वो वहाँ पे रहती हैं, अपना काम करें, वहाँ रहें, फिर उनके कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल हल हों, फिर वो वापस भी अपने घरों में जा सकती हैं, बाइज़ तरीके से वापस अपनी फैमिली को ज्वाइन करें। क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी आबादी का ज़िला है मुल्तान, 103 NGOs काम कर रही हैं, मज़ीद NGOs की ज़रूरत है, गैप है, या आप समझते हैं कि 103 से वो सारी ज़रूरतें जो हैं सोशली वो पूरी हो रही हैं? जी बहुत ज़रूरत है, क्यों नहीं। अब यहाँ पे जितनी भी ज़्यादा NGOs होंगी वो थोड़ा थोड़ा मिलके बहुत बड़ा काम हो जाता है ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है। सही। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ज़्यादा NGOs होनी चाहिए और हमारे पास जो भी NGOs आती हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से, गो अब प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन हम उनको पूरी सपोर्ट करते हैं। मेरे सोशल वेलफेयर ऑफिसर उनको तमाम सपोर्ट मुहैया करते हैं और गाइड करते हैं कि किस तरीके से उन्हें केस तैयार करना है और किस तरीके से उनकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट मुल्तान नईम अहमद साहब, और नईम अहमद साहब बता रहे थे कि जिस तरीके से मुल्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 103 NGOs काम कर रही हैं, तो और NGOs को भी मैदान में आना चाहिए। उनकी रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो कम्प्लिकेटेड ज़रूर हो गया है, लेकिन जो रास्ते हैं वो बंद नहीं हुए। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सिर्फ NGOs और सोशल इदारों का काम नहीं है। जब तक पब्लिक की, शहरियों की, यानी आप आवाम की सपोर्ट नहीं होगी, आप खुल के खलूसे दिल से मैदान में आके हेल्प नहीं करेंगे, हाथ नहीं बटाएंगे, तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जितने भी मसाइल हैं इंसानियत के, वो जूं के तूं रहेंगे। आपकी सपोर्ट होगी तो इदारे भी काम करेंगे, और पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल में इसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। हालात आपके सामने हैं और ये इदारों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो इन नामसाइद हालात में भी आपके दस्ते बाजू बने हुए हैं और आपके सर पे शफकत कात रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी नईम साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो गया? जी नाज़रीन, ओल्ड एज होम आफियत सेंटर मुल्तान में आपके सामने मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कौंसिल तलगंग के प्रेसिडेंट सैयद नजमुल साकिब हमदानी साहब के साथ। आपको पूरी रुदात सुनाई मैंने, कैसे हम तलगंग से निकले, सफ़र किया और ओल्ड एज होम आफियत सेंटर मुल्तान में पहुँचे। यहाँ तलगंग की बशीरा ने अपने पिछले 3 महीने गुजारे। इससे पहले बशीरा बीबी तकरीबन 7 से 8 महीने ईदी सेंटर रावलपिंडी में रही हैं। पूरी स्टोरी आपके सामने है। शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपका राब्ता हुआ ओल्ड एज होम आफियत सेंटर मुल्तान के नंद लाल साहब से कि आपके तलगंग की बशीरा बीबी जो है वो उनकी मेहमान है? बहुत शुक्रिया इमरान करीम साहब। हमारे एक्स डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कोसर बिलाल मेकन साहब हैं, उनका राब्ता नंद साहब से हुआ था और इन्होंने ही उनको ये इन्फॉर्मेशन, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड की थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली इनकम्प्लीट थी, क्योंकि वो खातून एक तो लैंग्वेज बैरियर्स अपनी जगह पे हैं, बिकॉज यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो वहाँ के इलाकों के नामों को इतनी वाकफियत नहीं होती है, तो वो अगर अपने गांव का नाम पाथड़ या इस तरीके से बता रही थी तो इनके लिए वो एक नई चीज़ थी। खैर, एक जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची, उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हमने उनको खोजने की कोशिश की और हमें तकरीबन 5 से 7 दिन लग गए, जिसमें तलगंग शहर, उसके मज़ाफ़ात, जितनी यूनियन कौंसल्स हैं वहाँ पर हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन, इनका नाम, इनके हस्बैंड का नाम और बच्चों के नाम थे, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फाइनली पाथड़ जो गांव है यूनियन कौंसिल बुढ़ियाल का,
وہاں سے ہمیں جا کے یہ ٹریس ہوئی, اور اس کے بعد ان کے ہسبینڈ کو ہم نے پہلے مرحلے میں بلایا کیونکہ ان کی وہ ڈائیورس ہو چکی ہے, اور اس کے بعد ان کے بچوں سے ملے. پھر ان کے ہسبینڈ آئے تھے آپ کے پاس؟ جی میرے پاس سب سے پہلے ان کے ہسبینڈ ہی ہمارے پاس آئے تھے. اب صرف وہ ان کے ہسبینڈ نہیں تھے بلکہ ان کے آپس میں یہ کزنز بھی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ شاید ان کی پھوپھی کی بیٹی ہیں اس طریقے سے. تو اب کیونکہ وہ ڈائیورس ہو چکی ہے تو وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ چیزوں کو اس طریقے سے اونرشپ نہیں لے سکتے یا واٹ ایور. لیکن ان کا جو بیٹا ہے وہ ہی واز ویری ایکسائٹیڈ ٹو آفٹر نوئنگ آل دا انفارمیشن کہ جناب میری والدہ مل گئی یا واٹ ایور. پھر ان کے جو بھائی ہیں, ان کی فیملی ہے جو میکا ہے, وہاں پہ ہم نے اپروچ کیا اور وہاں سے ہمیں انفارمیشن ساری ملی. اور آج کے اس کیس میں جو ذمہ داری بھی قبول کی ہے وہ ان کے بھائی ہیں خضر حیات, انہوں نے ساری ذمہ داری اون کی ہے اور وہ ہمارے ساتھ آج یہاں آئے ہوئے ہیں. ان کے ایک اور دوسرے بھائی بھی ہیں اور آج ہم ان کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. 11 مہینے کا ٹائم پولیس بھی کوشش کرتی رہی کہ بشیرہ بی بی کو ہم ڈھونڈ لیں, فیملی ممبرز بھی آبویسلی کوشش کرتے رہے, ریچ بھی کرتی رہی, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی کرتا رہا. نہیں پتہ چل سکا کہ 11 مہینے میں کہاں سے کہاں تک کا کیسے سفر کیا بشیرہ بی بی نے. ایز اے سوشل ورکر اور ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر کونسل تلنگانگ کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں پہ سسٹم میں خرابی ہے, کیا ٹھیک ہونا چاہیے کہ اس قسم کی جو کیسز ہیں کہ جو جلدی حل ہونے چاہیے وہ اتنا ٹائم لے گئے؟ دیکھیں عمران کریم صاحب, خرابی آپ نہیں کہہ سکتے, جہاں تک میری ایک اپنی ادنا سی رائے ہے, اس کو آپ یوں کہیں کہ ایک کمیونیکیشن گیپ ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو گم ہو چکا ہے یا کسی بھی کنڈیشن میں وہ ہے, اب وہ اس لوکیلٹی میں نہیں ہے, وہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہے, اس سے اگلے ڈسٹرکٹ میں ہے, وہ کسی اور کی کسٹڈی میں ہے, اور اگر وہ مینٹلی بھی سٹیبل نہیں ہے اور وہ اپنی انفارمیشن بیسک نہیں دے سکتا تو اس کو وہ جو اس کے کیئر ٹیکر ہیں یا جو ڈپارٹمنٹ ہے کسی سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے پاس ہے وہ اسے کیسے ٹریس کریں گے. یہاں پر اس ساری صورتحال کو, آج کے کیس کو دیکھتے ہوئے ایک نیڈ جو ہے وہ میں محسوس کر رہا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ریچ کے فورم سے اور ڈسٹرکٹ کونسل کے فورم سے اس کو انیشیٹ بھی کریں کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کہ جس میں جن کے کچھ پیارے گم ہو گئے, بچھڑ گئے, اور ایسے لوگ کے جن کے پاس کوئی ان نون پرسن آ گیا اور وہ کسی کو اپروچ کروا سکتے ہیں, تو ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائے جہاں پہ وہ بریجنگ ہو سکے. چاہے وہ لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے, یہ جو ایدھی چھپا یہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے گم ہوتے ہیں یا بچے اغوا ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بیگری میں جاتے ہیں, اور ہم سول سوسائٹی آرگنائزیشنز بیگری کے خلاف اتنا جہاد بھی کر رہے ہیں, پولیس کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں, لیکن ان بچوں کو ٹریس آؤٹ نہیں کیا جا سک رہا, ان کو اپنے پیاروں, اپنے جو ان کے گارڈینز ہیں ان تک پہنچایا نہیں جا پا رہا. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے, چاہے وہ انیشیلی پہلے ہم ڈویژن لیول پہ کریں یا پروونس لیول پہ ہو, پھر وہ نیشنل لیول پہ جائے. بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہم اسے گمشدہ کے نام سے کوئی ایسا پروجیکٹ سٹارٹ لے لیں کہ جس میں دونوں طرح کے لوگ اس میں اپروچ کریں کہ جن کے کوئی گم ہو گئے وہ بھی ان کا ڈیٹا بیس, بیسک انفارمیشن, پکچر, CNIC ایسی کوئی چیز, اور ایسے سینٹرز جن کے پاس لاوارث لوگ آتے ہیں وہ ریگولر بیسس پہ اس ڈیٹا بیس کے اندر انفارمیشن پٹ کرتے رہیں تاکہ کہیں نہ کہیں ہم ان کی بریجنگ کروا سکیں, جو ہمارا اس میں کردار ایک بہتر ہو سکتا ہے. اٹس اے گریٹ آئیڈیا. ناظرین مزید بھی واپسی کا سفر کریں گے اور آپ سے اور میں شاہ صاحب آپ سے بات کرتے رہیں گے. ایک اس قسم کے جو کیسز ہیں جو جلدی حل ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کو ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ ورثاء تک اپنے پہنچ سکیں, جو گم شدہ یا مسنگ پرسنز ہوتے ہیں. بڑا اچھا آئیڈیا دیا شاہ صاحب نے, اسی توسط سے آپ کے گوش گزار کر سکوں, اور جو ارباب اختیار ہیں پنجاب کے, پاکستان کے جو سوشل تنظیمیں ہیں ان کے انچارج ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, IG پنجاب صاحب تک اگر میری آواز پہنچ سکے کہ جتنے بھی ادارے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, سوشل ورکرز ہیں, ایدھی سینٹر ہے, چھیپا ہے, اس طرح کے اولڈ ہومز ہیں, آرفن ہاؤسز ہیں, ان کا ایک رابطہ ہونا چاہیے, ایک کنٹیکٹ ہونا چاہیے اور بریجنگ ہونی چاہیے ان کے بیچ میں کہ
जो गुमशुदा पर्सनस हैं वो किसी भी इलाके में हैं तो वो कम से कम एक जगह पे उनका डाटा कलेक्ट किया जा सके, और जो मिल गया अगर किसी को कोई बंदा, गुमा हुआ बंदा, उसके वरसा को अगर तलाश करना है तो वही प्लेटफॉर्म हो कि जिससे वो वरसा को भी तलाश किया जा सके। इस पर मेरे ख्याल में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से इजाज़त लेते हैं ओल्ड एज होम आफियत से सैयद नजम साकिब हमदानी साहब, रीच के चेयरमैन, और एज अ प्रेस सेक्रेटरी रीच मलिक इमरान करीम को इजाज़त दीजिए। मज़ीद वापसी का सफ़र और कुछ बातें आपको बशीरा बीबी की सुनाई हैं, उनके भाइयों के तासरात सुनाए हैं, और वापस जाके तलगंग में रीच के ज़ेरे तमाम सोशल वेलफेयर कौंसिल की बिल्डिंग में जो एक तकरीब होगी वो भी आपको इंशाल्लाह लाइव दिखाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, तलगंग की बेटी इस वक्त तलगंग में आपकी नज़रों के सामने मौजूद हैं। रीच के चेयरमैन सैयद नजम साकिब हमदानी के हमरा मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इनके दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हम यहाँ से मुल्तान निकले कल रात 1 बजे और आज हम पहुँचे सोशल वेलफेयर के ऑफ़िस में। वो आपने देखा कि किस तरीके से अंजुमन बहबूद मरीज़ा के जो अहदेदार हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने किस तरीके से वेलकम किया। बाजी, मुझे आप ये बताएं कि कैसा लग रहा है 1 साल के बाद आप अपने घर वापस आई हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा है, बहुत, जितना आँख खोला का एहसान नहीं ला सकते भाई। कैसे मुक्की मदीने के आज तलगंग से ही भेजे हैं, देखो। जी बिल्कुल बिल्कुल, खुशियाँ मनाएं, अल्लाह खुशियाँ, तर्जमे में कुरान पाक पढ़ा हुआ है ना। बिल्कुल, हाँ, रबीउल अव्वल का महीना है तो मिलके खुशियाँ मनाएंगे जहाज मक्के मदीने में हसन हुसैन और खोड़ वैसा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे 1 साल पहले आप यहाँ से गुम हो गई थी, क्या हुआ था उस दिन? हो गई, मैं बच्चा भी को ना मेरा नाई वैसे बस अल्लाह क्या भैया चल तो हमें 1 साल करे समय तो उथे तो खड़े सन जिथे ना खड़े सन हाँ गा मामले कर रहे हैं ना। अज उत्थे शोधी चढ़ाई सी सेंटर में जिवे ना बंदियां शोधियां रोंदियां दोदियां पईयां। हाँ, अल्लाह के फजल से तुडे ते भाईजान कोई जरा किस किस्म का भी कोई नहीं आ सकता। उन्हें एक फैसलाबाद ये 7 साल हो गए कनात ना उस बिजली ना वगाया उथे नहीं ना करे जो शोधी गंदा जड़ा उन्हें औरतों ने पेशाब भी धोंदी आई बद कदर नहीं करे। देखो बेइंसाफ लोगों को अल्लाह ताला जगह नहीं ना देता। ईदी सेंटर में निज़ाम ठीक नहीं है, नहीं है बहुत बेशक वन के देख भी किने मैं ना पौसी ने भाईजान वाद जिस बंदा बन जाए तो हालात तक के अल्लाह ना बन के तक वेखा उते की हाड़ा उते शदा पानी भी नहीं देंदे पीवन वास्ते। वो बंद कर छोड़े दरवाजे बारो ताले कुंडियां ला के देखो हर इंसान है फरा सुते राती औरतां जड़ियां कुल औरतां उते मर्द शरद कोई नहीं। उते एक गाड़ी ए थी वही ते बाहर गेट वास्ते भी इथे बहुत अच्छी जगह है मुल्तान में। मुल्तान का निज़ाम ठीक है सारा अच्छा ये वे तक के भाई मैं आने पैना ना पूछ के बहुत ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆने पे हैं। हां ठीक अच्छा निज़ाम। मां ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਤਲਗੰਗ ਆਏ ਹੋ, ਤਲਗੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? सिटी अस्पताल में ਵਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? उथे मैं बात रही ना रात उन्हें बात उन्होंने कोई ना कसूर उन्हें बात मैं इस्लामाबाद छोड़ा उथे बहुत अच्छी जगह थी बहुत अच्छा ही निज़ाम है। उथे बात गड्डी साथ इजी सेंटर में छोड़ के गई उथे बच्चियां यतीम पढ़नियां। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ हॉस्पिटल गए? मैं कोई नहीं हूँ बस अल्लाह राह लागदा भैया चल मैं 1 साल का सफर तक आई अल्लाह का मसला है इस भाईजान कोई किसी का मसला नहीं है। मैं बच्चा भी सिटी हॉस्पिटल वाले तुसा इस्लामाबाद भेज देता ये नहीं पूछा कित्थों आए हो क्यों आए हो? उन्हें पूछा कोई नहीं ना जवाना ना उत्थे बात मैं छोड़ देता उत्थे मैं बात रही उत्थे मैं 5 वक्त नहीं नमाज अदा करी बात वो जड़ी जगह उत्थे तक गंदी जगह ना जड़ा इजी सेंटर है उत्थे हुन शाह साहब तुसा घिन के आए रीच तंजीम में बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जान तलगंग पहुंच गए। मैं पत्थर ग्राम ही